कि आप फक्र करेंगे कि आपने इन्हें अपनी आंखों से देखा है और उनको सुना है। अभी हम उनका परिचय देंगे आपको। पहले मैं विषय बता दूं आपको। विषय है हिंदी साहित्य, सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक बदलाव के साधन के रूप में। हिंदी लिटरेचर एंड सोशल मूवमेंट, ए टूल फॉर पॉलिटिकल चेंज। यानी कि राजनीतिक बदलाव के साधन के रूप में हिंदी साहित्य और सामाजिक आंदोलन। तो मैं पहले आपको इसका फॉर्मेट बता दूं कि जिससे 1 बजे शुरू हुआ है, हम 2 बजे इसको बिल्कुल खत्म करें, 5 मिनट भी आगे पीछे नहीं। फॉर्मेट ये है कि सबसे पहले हम पैनलिस्ट का परिचय देंगे, उसके बाद 5-7 मिनट में मैं विषय को इंट्रोड्यूस कर दूंगा, उसके बाद और हिंदी की बहुत बड़ी लेखिका के रूप में जानी जाती है। आपने अर्थशास्त्र में एमए किया, कुछ दिनों तक कॉलेज में पढ़ाया और उसके बाद अपने को साहित्य में झोंक दिया। 2003 से लेकर के 2010 तक इंडिया टुडे में कटाक्ष नाम से आपका व्यंग्य सीरीज चला, जो बहुत फेमस हुआ। और हिंदी में जो सर्वाधिक पढ़े जाने वाले कुछ उपन्यास हैं, जिसमें कठगुलाब, चितकोबरा अत्यधिक पढ़े गए। और ऐसे समय में ऐसे विषय पर मैडम ने लिखा कि उस समय एक तरह से हिंदी साहित्य में तूफान आ गया। बहुत सारे उपन्यास हैं, जहां तक मुझे स्मरण है 8 उपन्यास हैं, 11 कहानी संग्रह हैं, मैडम के 4 नाटक हैं, अनित्य उसके हिस्से का धूप आदि उपन्यास, कई पुरस्कार, जिसमें भारत सरकार का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार से आप नवाजी गई हैं। हम आपका मैम स्वागत करते हैं इस मंच से। हमारे बगल में जो बैठी हुई हैं मैम नासिरा शर्मा, इनका लेखन, इनका चिंतन इतना व्यापक, इतना विस्तृत है कि मुझे तो मालूम था कि ये कथा साहित्य लिखती हैं, लेकिन जब मैंने इनके बारे में जानना शुरू किया तो मुझे लगा कि साहित्य और पत्रकारिता से संबंधित शायद ही कोई कोना हो जिसे मैम ने छोड़ा है। आपने फारसी भाषा और साहित्य से एमए किया, 10 उपन्यास हैं आपके, 6 कहानी संग्रह हैं, 3 वैचारिक लेखों का संकलन है, रिपोर्टाज है, आत्म साक्षात्कार है, डॉक्यूमेंट्री लेखन है, पत्रकारिता है। अगर इन दोनों के बारे में बताऊं तो 1 घंटा यही खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूं। उपन्यास और कहानी ने हिंदी साहित्य को बहुत समृद्ध किया। 7 नदियां, एक समंदर, जिंदा मुहावरे, बहिश्ते ज़हरा और कुइया जान ऐसे महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। अलग अलग समयों में अलग अलग संकटों पर इन्होंने लिखा है और कई सम्मानों के साथ ये भी साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें भी मिला हुआ है। अब जो हमारे तीसरे पैनलिस्ट हैं वो हमारे घर के हैं, सुगुफ्ता नियाज। आप लगभग 25 सालों से पढ़ा रही हैं, वुमेन्स कॉलेज में हैं, यहीं से एमए पीएचडी आपने की है, लगभग 24 किताबें आपकी हैं, 20 शोध आलेख आपके प्रकाशित हैं, कई शोध विद्यार्थी आपके साथ काम कर रहे हैं और थर्ड जेंडर पर आपका विशेष काम है। वांग्मय पत्रिका से आप गहरे जुड़ी हुई हैं और अनुसंधान पत्रिका की आप संपादक हैं। हम आप तीनों का इस मंच से स्वागत करते हैं। विषय है, वो सारे विषय एक से एक महत्वपूर्ण विषय हैं, लेकिन आज इस सत्र का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। परिवर्तन
राजनीतिक परिवर्तन के साधन में साहित्य, अगर हम उसको ध्यान करें तो 6वीं-7वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक भक्ति मूवमेंट को हम याद करें कि भक्ति मूवमेंट ने किस तरह से राजनीतिक दशा और दिशा को बदलने की कोशिश की, क्योंकि धर्म सत्ता जो होती है वो राज सत्ता को प्रभावित करती है। और पूरे भक्ति मूवमेंट ने जो धर्म का जो कट्टरता है, उसका जो वाहियाडंबर है, उसके खिलाफ भक्ति को सहज सरल बनाने का काम किया। वो सगुन भक्ति हो, निर्गुण भक्ति हो, वो अमीर खुसरो साहब हो, कबीर हो, उन सबों ने राजनीति को एक दिशा देने का काम किया। तुलसीदास हो, तो अमीर खुसरो ने कहा कि मुझे मुसलमानी से जरूरत क्या, मेरा रंग तार तार हो गया है, मुझे जुन्नार की भी जरूरत नहीं। दोनों धर्मों की कूपमंडूकताओं के खिलाफ था। भक्ति मूवमेंट के बाद हम देखते हैं जिस समय राजनीतिक परिवर्तन को दिशा देने में, स्वतंत्रता आंदोलन के समय 1857 में आपको जानते होंगे कि सैकड़ों शायर को सूली पर लटका दिया गया था अंग्रेजों की खिलाफत करने में। लोग कविताओं को गाते हुए फांसी पर चढ़ जाया करते थे। प्रेमचंद का सोजे वतन जब्त कर लिया गया था, उर्दू की रचना थी। तो कहने का मतलब है कि आजादी प्राप्त करने में साहित्य और सामाजिक आंदोलन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उसके बाद तरक्की पसंद कविता का दौर आता है। तरक्की पसंद कविता में आप देख लें कि मुल्क राज आनंद हो, अंग्रेजी में या उर्दू में सज्जाद जहीर साहब हो, नागार्जुन हो, फैज अहमद फैज साहब हो, शाहिर लुधियानवी हो, मखदूम हो, मजाज हो, सारे लोगों ने, शंकर शैलेंद्र हो, इन लोगों ने आजाद हिंदुस्तान की राजनीति की तस्वीर को दिखाने का और उसको बदलने का बहुत प्रयास किया। देश में जब जब किसान आंदोलन हुए तब तक किसान चेतना की कविता, किसान पर किताबें, उपन्यास, कहानियां हाजिर हुई और उस किताबों और कविताओं ने आंदोलन को प्रभावित किया। बल्ली सिंह चीमा याद आते हैं, उनकी कविताएं याद आती हैं। ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। और उसके बाद अभी हाल फिलहाल आप सब लोगों ने देखा है, जब 1920 में नागरिकता संशोधन विधेयक आया तो पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन हुआ। खासकर महिलाओं ने उस आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि 1857 के बाद अगर हिंदू मुसलमानों ने लड़कर किसी आंदोलन में सहयोग किया तो वो नागरिक संशोधन विधेयक था। और उसमें एक से एक कविताएं लिखी गई, रचनाएं लिखी गई। वरुण ग्रोवर आते हैं, कागज नहीं दिखाएंगे, जनगण मन से सीधा नाता है, हम कागज नहीं दिखाएंगे। पुनीत शर्मा जैसे कवि भर करके सामने आते हैं और कहते हैं कि मेरा हिंदुस्तान से सीधा रिश्ता है, तुम कौन है बे? क्या बतलाऊं कितना गहरा है, तुम कौन है बे? जिस प्रकार से भक्ति आंदोलन ने भक्त और भगवान के बीच, पंडे और मुल्लाओं को साइड करके सीधा भक्त और भगवान के बीच स्थापित किया, उसी तरह से नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ जो रचनाएं आईं, उसने कहा हिंदुस्तान और प्रजा के बीच में जो नेता लोग हैं उनको हम इनकार करते हैं, कहते हैं तुम कौन है बे। तो लगातार एक निरंतरता रही है, इतिहास साक्षी रहा है कि जब जब बड़े आंदोलन हुए हैं साहित्य की रचनाशीलता, सृजनशीलता समृद्ध हुई है। अब हम थोड़ा सा बातचीत करें। हम सवाल शुरू करते हैं मृदुला मैडम से। आपको बताएं कि ये दोनों लेखिकाएं जो बैठी हुई हैं, इनको पढ़ करके हमारी ऐसी पीढ़ी जो 55 के करीब हैं, उन्होंने साहित्य विवेक सीखा है। इनको पढ़, नशरा मैडम को और मृदुला मैडम को पढ़।
ऐसे शख्सियत हमारे बीच आज बैठी हुई है। मैं आपकी रचनाएं स्त्री आइडेंटिटी, स्त्री शोषण, स्त्री के जितने शेड्स हो सकते हैं, जितनी छवियां हो सकती हैं, मृदुला मैडम के उपन्यास में ये हैं। और स्त्री, दुनिया भर में स्त्री आंदोलन हुए हैं। स्त्रियों को जो राजनीतिक, जो सामाजिक या जो आप कह लीजिए प्रोफेशनल अधिकार मिले हैं, वो थाली में परोस के नहीं मिले। उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि उस आंदोलनों को, उन संघर्षों को हिंदी साहित्य, कथा साहित्य और आपकी रचनाएं किस तरह देखती हैं, और दूसरी तरफ आपकी रचनाएं उन स्त्री आंदोलन को कितना मजबूत बनाती हैं। मृदुला। शुक्रिया झा साहब। पहले तो जो आपने कहा उस पर मुझे कुछ कहना है, और वो स्त्री पर पुरुष पर दोनों पर एक जैसा लागू करता है। सुनाई दे रहा? जी। हाँ, आपने जो बात आखिर में कही ना कि जब जब आंदोलन हुआ तब तक साहित्य में रचा गया, कविता या कहानी, उपन्यास वगैरह, यही बात सही है। साहित्य से आंदोलन नहीं होता। जब आंदोलन की मनस्थिति बन जाती है, जब आंदोलन हो रहा होता है, तो साहित्य उसमें हवा देता है, आग में घी डालने का काम करता है, या मैं कहूँगी वही काम करता है जो विज्ञापन करता है। उस आंदोलन के बारे में जन जन तक पहुँचाता है आवाज़ उसकी, आंदोलन की, वो काम करता है। आज तक साहित्य लिखने से कोई आंदोलन नहीं हुआ। प्रेमचंद ने इतना लिखा, गांव की वही हालत है। और ये सब भी जो हुआ, भक्ति काव्य लिखा गया, भक्ति काव्य ने एक बात जो दो टूक कही, वो जाति विभेद के खिलाफ। उसमें सब छोटी जाति के कवि भी थे, और जाति विभेद के खिलाफ वो पूरा आंदोलन था। मगर जाति विभेद वैसे ही बना रहा। और जो कुछ उन्होंने सिखाया कि ईश्वर हमारे भीतर है, हर आदमी उसको पा सकता है, उससे कोई धर्म का लेना देना नहीं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वो वैसे ही हम अभी भी कूप मंडूक चलते चले जा रहे हैं। दूसरी बात जो आपने मुझसे खास पूछी, मैंने कभी किसी स्त्री आंदोलन के बारे में नहीं लिखा। मैंने स्त्री की आज़ादी के बारे में नहीं लिखा। मैंने स्त्री और पुरुष दोनों की आज़ादी के बारे में लिखा, और ये विचार की आज़ादी। आप वो मत सोचिए जो दूसरे कहते हैं, आप उन मान्यताओं को न मानिए, आप उन मूल्यों को न मानिए, अपने लिए विचार कीजिए। अपनी दृष्टि से जो अनुभव को परखेंगे और वही साहित्य में ढालेंगे। उसमें मैं किसी स्त्री आंदोलन, मैं स्त्री विमर्श को मानती भी नहीं, जिस तरह वो आजकल चलाया जाता है कि जो भी स्त्री कहे वो स्त्री विमर्श है। एक स्त्रीवादी विमर्श है, वो अलग है, वो कुछ लोगों ने चलाया है, मगर वो अभी बहुत अपनी बचपने में है, बाल्यावस्था में है वो स्त्री विमर्श। हिंदुस्तान में तो बिल्कुल ही अभी घुटनों के बल चल रहा है। मैं लिखती हूँ तो मेरी स्त्री अपने लिए सोचती है, और यही लोगों को नागवार गुजरता है। मेरा पुरुष भी अपने लिए सोचता है, सिर्फ स्त्री नहीं। मैं पुरुष को सब स्वतंत्रता देती हूँ जो स्त्री को देती हूँ। हाँ, स्त्री को जब वो विचार की स्वतंत्रता देती हूँ तो लोगों को नागवार गुजरता है। बस इतनी सी बात। मैं इस बात, चलिए अब अगली क्लिप में। मैम ने बहुत अच्छा कहा कि साहित्य से परिवर्तन नहीं होता है, ये एक विचारधारा है। हम देख रहे हैं कि लोग वैसे ही हैं, लेकिन इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि लोग वैसे ही हैं। साहित्य अचानक क्रांति भले ही ना करे, लेकिन साहित्य मन को बेचैन करता है, और जो साहित्य को समझने वाले हैं वो थोड़े बहुत बदलते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि हम लोगों में जो बदलाव हुआ है उसमें साहित्य की भूमिका और मैडम की रचनाओं की भूमिका का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक मिनट में ये यहाँ कहना चाहूँगी कि जब मैंने कहा था कि विज्ञापन का काम करता है साहित्य, तो साहित्य जो आप सोचते हैं, जो आप अपने बारे में सोचते हैं और दूसरों के बारे में सोचते हैं,
वो बहुत धीरे धीरे उसमें बदलाव ज़रूर लाता है और बहुत धीरे धीरे फिर उसमें से बदलाव पैदा होते हैं। पर ये राजनीतिक बदलाव नहीं होते, ये समाज, संस्कृति, विचारधारा में होने वाले बदलाव होते हैं। और बहुत धीरे धीरे अगर कभी राजनीतिक बदलाव उसके माध्यम से आए तो बहुत वक्फा लेता है, ये मैं कहना चाहूँगी। नशरा शर्मा बहुत ही सचेत और चेतनशील लेखिका रही हैं और इनकी दृष्टि सिर्फ भारतीय समाज व्यवस्था, राजनीति पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रही है। मैं सीधे सीधे यही सवाल मैं नशरा मैडम से जानना चाहूँगा कि क्या साहित्य बदलाव, राजनीतिक बदलाव और सामाजिक बदलाव में कितना और कैसा असर डालता है? नशरा, किसी एक चीज़ को देखने के कई नज़रिए हो सकते हैं और जो कुछ मेरे सामने रहा, मुझे लगता है कि 1857 और 1947 इसके बीच का जो वक्फा रहा है उसमें लोगों ने आज़ादी के लिए तैयारी तो की ही थी। जो आज़ादी की तैयारी की थी उसका नतीजा क्या वैसा मिला या नहीं मिला, हमें ये देखना होगा। सबसे पहले तो देश दो फाक हो गया और उसके बाद का जो सिलसिला हुआ है अंग्रेज़ों से लड़ने का, वो तब्दील हो गया आपस में लड़ने में। तो फसादों की झड़ी लग गई और दो फाक समाज को और देश को एक अलग तरह से करने में हम अभी तक यहाँ पहुँच गए हैं। हमारे समय की जो क्रांति है, जो ईरान में हुई या जिसको लोग मानते नहीं अफगानिस्तान में भी हुई, उसके साथ भी यही हुआ कि अंडरग्राउंड जो थी वो तैयारी लोग कर रहे थे, लेकिन जब अंकुश इतना ज़बरदस्त था, जब वो अंकुश हटा तो फिर वो सब लोग अपने अपनी तरह से बात करने लगे और सभी चाहते थे कि हम सत्ता में आए तो ऐसा हो। हिंदुस्तान में भी बंटवारे की अपनी एक तारीख रही है और उसी ज़माने में जमींदारी उन्मूलन भी हुआ और देश को जो चीज़ें बढ़ाने की थी वो भी रखी गई। लेकिन हुआ क्या, जिस राजनीति को लेके हम सोच रहे थे सब कुछ बदल जाएगा, बदला, बहुत कुछ बदला, हम बहुत आगे गए, लेकिन जो बुनियादी बात है वो वहीं की वहीं रह गई। जमींदारी चली गई तो पूंजीपति आ गए और जो बांटो और राज करो वो हम लोग कहते रहते हैं तो वो एक दूसरी शक्ल में हमको नज़र आता है। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। अब रहा साहित्य जो है, क्या वो वक्त को बदल सकता है? मुझे लगता है आंदोलन ना ला सके, वक्त को धीरे धीरे बदले, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ लोगों को वो बदल पाता है। हमारे मुल्क में साहित्यकार और साहित्य को इज्जत भी दी जाती है और पढ़ा भी बहुत दी जाता है, लेकिन उसको वो रुतबा नहीं मिलता है कि वो कोई चीज़ बदल के रखे। और यहाँ तक भी है कि अगर एक चीज़ किसी लेखक ने किसी अंदाज से लिखी है तो पाठक उसकी तारीफ तो करता है, लेकिन पाठक उसको आगे तक नहीं ले जाता। पाठक की जिम्मेदारी होती है कि अगर हमने राजनीति पे, व्यवस्था पे, इस पे एतराज़ किया है तो उसको समझे और एक खत तो डाल दे। लेकिन एक खत भी नहीं जाता है किसी भी नेता के पास और किसी भी अपने वैचारिक लोगों को। ये ज़रूर कह दिया जाता है कि किताब बहुत अच्छी है, पढ़िए। हमारे यहाँ ना तो फिल्में बनती हैं राजनीति पे, क्योंकि होता ही नहीं है जिस तरह के बाहर के मुल्कों पे बनती हैं, या हमारे मुल्कों पे बाहर वाले बना देते हैं।
तो मुझे लगता है कि साहित्य एक औजार तो हो सकता है, लेकिन उस औजार के लिए मुझे लगता है कि एक आंदोलन की जो ज़रूरत होती है उसकी कमी है। इस वक्त भी मुख्तलिफ तरीके से बातें हो रही हैं, लोग लिख रहे हैं, लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन कहीं पे उस तरह का मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है जिसमें एकता हो। जो एकता हमारी 1857 में थी और वो एकता हमारी 1947 तक चलती चली आ रही है। तो मैं कहना चाहूँगी कि जो नई जनरेशन है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, वो भी वैचारिक दृष्टि से और सोच की दृष्टि से कई टुकड़ों में बट चुके। तो इस वक्त हम जिस तरह के माहौल से गुजर रहे हैं, मुझे लगता है ये विषय जो है वो वाकई बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। लेकिन पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कहीं कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। लोग बदलना चाह रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकली इतनी ज़्यादा पावर लोग को आ गया है पॉलिटिशियन के हाथों में कि कोई चीज़ भी जिसे कहते हैं तवा का काम नहीं करते। बतौर मिसाल फिलिस्तीन है, 75 साल से 76 साल से वो जंग चली आ रही है और आप सब लोग देख रहे हैं। लेकिन देखते देखते हम लोग बेहिस हो गए। लेकिन हमने जो कुछ लिखा, जो कुछ भी कहा, वो कुछ भी नहीं बदल पाया। उन लोग अपनी लाइन पे चलते जा रहे हैं। हमें उम्मीद होती है कि कोई ब्लैक आ गया अमेरिका में तो ज़रूर बदलेगा, ये ज़रूर ऐसा होगा। नहीं, चेहरे बदलते हैं, पॉलिसी वहीं रहती है। उन लोग हथियार का इल्ज़ाम मध्य पूर्वी देशों पे लगाते हैं, लेकिन मध्य पूर्वी देशों के जितने भी खनिज पदार्थ हैं उनका इस्तेमाल, उनका दोहन किस तरह वो करना चाहते हैं ये है। अफ़गानिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसने बाहर वालों को रहने ही नहीं दिया, चाहे वो अंग्रेज़ हों, चाहे मुग़ल हों, और चाहे रूस हो और चाहे अमेरिका। लेकिन उनको हम जाहिल कह देते हैं। हम बहुत गहराई में नहीं जाते हैं कि उस सियासत को समझ के सियासत को हम बदलें। तो मुझे लगता है ये वक्त बहुत ही अजीब और बहुत ही सचेत करने वाला है, और ये वक्त बदलेगा तभी जब आप लोग बदलेंगे। बस इतना मैं कहना चाहूँगी। थैंक यू मैम ने सही कहा कि साहित्य पढ़ करके बहुत कम लोग बदलते हैं। बात ये भी है कि साहित्य पढ़ते भी बहुत कम ही हैं, और जो सस्ता साहित्य है उस पर लोगों का आकर्षण ज़्यादा हो जाता है, जिसमें हम इन चीज़ों को समझ सीख सकें, वो साहित्य फिर भी बहुत बहुत कम पढ़ते हैं। हमारे बीच मैं आऊँगा एक राउंड पहले ये करूँ। मैं शुभता नियाज मैडम से एक सवाल पूछना चाहूँगा। लगातार थर्ड जेंडर पर विचार करती रही हैं, लिखती रही हैं। समाज से लेकर के सभी धर्मों में थर्ड जेंडर के प्रति एक उपेक्षा का भाव देखने को मिलता है, और एक मुस्लिम महिला होने के नाते ये थर्ड जेंडर के प्रति बहुत संवेदनशीलता के साथ सोचती विचारती है। तो मेरे मन में एक सहज जिज्ञासा हुई कि क्या आपको कोई परेशानी, किसी भी सेक्टर से कोई परेशानी हुई, या आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा इस विषय को लेकर के उठाने का, उस पर लगातार विमर्श करने के लिए? सबसे पहले मैं सभी को सलाम अर्ज़ करूँगी, और ये वाकई मेरे लिए बहुत खुशनसीबी का मौका है कि वाकई जिनके पेपर्स में हम कटपुला मर्तलागर पढ़ के नेट क्वालिफाई करने के लिए तैयारी करते थे, नासरा मैम की कहानियाँ पढ़ के हम BA में पास हुए, अब हमारे कोर्स में अब फिर लग गई हैं MBA में,
और नासरा मैम पे भी काफ़ी विशेषांक हमारे यहाँ हम लोगों ने निकाले हैं। उन पर काम करके हमें बहुत अच्छा लगा। आज उनके साथ हम मंच साझा कर रहे हैं, ये मेरे लिए खुशनसीबी है। कमलानंद जी हमारे यहाँ के वरिष्ठ प्रोफेसर हैं। उनका सवाल है थर्ड जेंडर को लेके कि क्यों उनको उनके साथ उपेक्षा हमेशा से बरती गई या क्यों बरती जाती है। तो ये एक ऐसा विषय है जिस पर बात करने में भी लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होती है। कुल मिला के ये भी होता है कि हाँ, ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव इशू पर है, क्योंकि हमारे यहाँ नर और मादा या पुरुष और स्त्री इन दो का ही कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन अब जब से ये बात सच है, जैसा कि हमारा विषय है उसके अनुसार अगर हम देखें कि जब हमारा ये चल रहा है बहुत दिनों से, ऐसा नहीं है कि ये थर्ड जेंडर अभी आए हैं या 14 में सर्वोच्च न्यायालय का जो 2014 में इसका पारित हुआ ये ओबीसी कैटेगरी में आ गए, उसके बाद से इस पे काम शुरू हुआ, ऐसा नहीं है। 1988 में परीक्षा गुरु आया है, 1888 में, सॉरी, 110-20 साल में क्या हुए नहीं होंगे। हमारे पास थर्ड जेंडर नाम दिया है जिसमें LGBTIQ के सारे आ जाते हैं और उनको बेनिफिट सारे मिलेंगे। उसके बाद से काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। जिस वक्त मैं रिसर्च करा रही थी तब 15 या 27 के करीब उपन्यास थे, इस वक्त 37 के करीब हैं और कहानियाँ बहुत हैं, रिसर्च स्कॉलर्स बहुत हो गए हैं। अब लोगों की दृष्टि बहुत बदल गई है, लेकिन तब भी उपेक्षा का भाव व्यवहारिक तौर पर नहीं बदला। यद्यपि कि ये सरकार ने हर चीज़ उनके लिए लागू कर दी है, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि जो क्रिएशन ही नहीं कर सकता वो कितना मजलूम है। तो उसको अनाथालय से बच्चा गोद लेने की परमिशन दे दी गई है। लेकिन जैसा कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का नाम आपने सुना होगा, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उससे हमें मैं हिजड़ा मैं लक्ष्मी, उससे आपने पढ़ा अगर हो या नाम से निकला हो कुछ, तो आप देखिए उनकी त्रासदीपूर्ण ज़िंदगी, लेकिन उनके घर से उनका पूरा सपोर्ट मिला और आज एक बहुत बड़ी ब्राह्मण और उसकी पूरा होल सोल संभाले हुए हैं। लेकिन सबको नहीं मिलता, हर किन्नर इतना खुशनसीब नहीं होता, उनको तो तिरस्कार ही ज़िंदगी में मिला हुआ है। एक बहुत खूबसूरत लाइन है कि ईश्वर ने एक नायाब चीज़ पैदा की जिसका नाम था पुरुष, एक खूबसूरत चीज़ पैदा की जिसका नाम था स्त्री, और एक नायाब और खूबसूरत दोनों थी जिसका नाम था अर्धनारीश्वर अर्थात किन्नर या थर्ड जेंडर। तो अब आप सोच लीजिए कि दो रूप हैं इसके, एक ये कि आप अर्धनारीश्वर उसे मान रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसको अपने घर में, जैसे ही हम बायोलॉजिकल से सोशल उसमें आते हैं समाज में, सेक्स जेंडर हमारा डिफाइन होता है, वैसे ही वहाँ के कबीले वाले आते हैं और ये नॉर्मल नहीं है, ये कह के अपने साथ ले जाते हैं और माँ बाप जाता देखते रहते हैं। तो ये 2002 में जब यमदीप आई है नीरजा माधव की, उस वक्त में ये एहसास होना शुरू हुआ कि इस पर भी लिखा जाता है और इसमें भी लोग, इनकी लैंग्वेजेस अलग होती हैं। यद्यपि कि नाला सोपारा को हमारे यहाँ साहित्य अकेडमी मिला है, उस पर भी हमारा विशेषांक है, लेकिन ज़्यादा जो नज़दीक कहा जाए जाके उनके बीच में रह के काम किया है वो नीरजा माधव जी ने किया है कि कैसे अपने क्षेत्र में लोग जो कमा रहे हैं उन्हें पनके कहते हैं, कैसे दूसरे के क्षेत्र में जाएं तो खैर गल्ले, कुल मिला के बहुत कुछ उनका है। वो डेरे में रहते हैं, बहुत उपेक्षित होते हैं, अपने आप को सबके सामने नहीं लाना चाहते हैं, बहुत खामोश, और हमेशा आपने उनको देखा होगा। हम अगर इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाएंगे नहीं, क्योंकि आज का दिन हमारे मेहमानों का है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, लेकिन हमारे पास रामायण और महाभारत से इसका सारा एविडेंस है। मध्यकाल में हमारे पास जो है मलिक काफूर हैं, इनके लिए उनके पास बहुत वैभव था, वर्चस्व था, यद्यपि की शिक्षा नहीं थी, लेकिन आर्थिक स्थिति कमज़ोर नहीं थी। अंग्रेज़ों ने उनको क्रिमिनल लॉ में डाला, उसके बाद से उसकी स्थिति दयनीय होती चली गई। आज जब उनको 2014 में ये मिल गया है पद, उसके बावजूद भी उनको बच्चा लेने का अधिकार नहीं है। अभी के इंटरव्यूज़ में लक्ष्मी नारायण जी ने बताया है कि हमें बच्चा लेने का नहीं, हम जाते हैं तमाम तरीके के पेपर वर्क कर लेंगे क्योंकि ऑर्डर हो चुका है, लेकिन बच्चा देंगे नहीं। आज भी वो व्यवहारिक तौर पे इसमें कोई अमल नहीं आया है। जैसे अगर आप मानवी बंदोपाध्याय को देखें, वो प्रिंसिपल है, प्राचार्य हैं, इतने बड़े पद पे हैं, वो ट्रांसजेंडर वेमेन हैं, उनको उनके सहयोगी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आज की डेट में उठा के पेपर वेट मार के चेक करना चाहते हैं कि क्या ये वाकई में फीमेल बन गई हैं। तो इस तरह की जो त्रासदी है उनको कहने में भी उन्हें मुश्किल पड़ती है। पुरुष तन में फंसा मेरा नारी मन, उनका जो ऑटोबायोग्राफी है आपके पास फिर हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया। हाँ,
अभी बिरला मैम कुछ कहना चाह रही थी, वो पहले कुछ कह लें, फिर मेरे मन में जो जिज्ञासा है वो मैं साझा करूँगा। वैसे आपकी बात पर मैं कहना चाहती हूँ कि व्यवहारिक रूप से जिस तरह से थर्ड जेंडर के साथ हमारे यहाँ व्यवहार होता है, शायद दुनिया में किसी और देश में नहीं होता। तो उनकी एक अलग जमात बना दी गई भीख मंगों की। खैर, वो दूसरी बात तो मैं ये पूछना चाह रही थी आप सब लोगों से, क्योंकि बात साहित्य को हो रही है और साहित्य से आने वाले बदलाव और ये उधर, क्या आपने मेरी कोई किताब पढ़ी है? किसी ने? नाम बताना पड़ेगा, कहने से हाँ कहने से नहीं। क्या पढ़ी है मेरी कोई रचना, कोई किताब? किसी ने नहीं, ही नहीं है। किसी ने भी कोई किताब नहीं पढ़ी है ना मेरी? नासिरा शर्मा की पढ़ी? क्लियर कर दे मैम, होंगे इसीलिए जो पूछ रही दूसरे हूँ, विषय के होंगे। इसीलिए पूछ रही हूँ। साहित्य के विद्यार्थियों को साहित्य नहीं पढ़ना होता, आम जनों को पढ़ना होता है। पाठक साहित्य के विद्यार्थी नहीं होते। और इस तरह के कार्यक्रम से उनके मन में जिज्ञासा पैदा होगी और वो आगे निश्चित रूप से जब नहीं, उपन्यासों पर बात होगी तो पढ़ेंगे। लावे में मत रखिए, लावे में मत रखिए। आप लोग कोशिश कीजिए कि कम से कम हमारी नहीं, कोई भी साहित्य किताब पढ़ें। इसका आपका इंजीनियर बनने, डॉक्टर बनने से कोई आपको रुकावट नहीं है। अभी मैं हाल में बहुत दिन अस्पताल में रही अपने पति की बीमारी के दौरान। सबसे ज़्यादा साहित्य डॉक्टर पढ़ते हैं। मेरे अपने डॉक्टर ने मुझे देख के कहा, अच्छा वो सब तो ठीक है, आपकी 2 किताबें मैंने पढ़ ली, अब तीसरी पढ़ना चाहता हूँ, अब भिजवा देंगी? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं देती मुफ्त में किसी को। तो उन्होंने फिर मतलब डॉक्टर पढ़ते हैं और उससे उनकी संवेदना में इजाफा होता है। तो डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना कोई रुकावट नहीं है साहित्य पढ़ने में। और जो लोग करते हैं, आप लोग जब सुनते हैं उस लेखक को जेल में बंद कर दिया, उस लेखक को जेल में बंद कर दिया, तो क्या आपके अंदर कोई क्षोभ पैदा होता है, कोई गुस्सा पैदा होता है? इस सवाल का तो आप जवाब दे ही सकते हैं कि अगर किसी को जेल में बंद कर दिया जाता है, जब किसी लेखक को, पत्रकार को, कार्टूनिस्ट को, तो क्या आपके मन में गुस्सा पैदा होता है? हाँ। पैदा नहीं होता? होता है। कविता लिखी थी, वो मैं आपको सुना दूं। हाँ। इसका नाम है वरवर राव होना। होता ही रहता है इस मुल्क में, फनकार ज़िबा होते ही रहते हैं। बाज जो नहीं आते करने से वो, जो हम कहने से कतराते हैं। आज सरकार बज़िद है, वरवर राव रिहा होंगे तब, जब दुनिया से कूच कर जाएं। रिहा कर देती तो हम शांत रहते, कोविड को गुनहगार बतला देते। एक बहाना मिल जाता कि गुस्सा न फनफनाए भीतर, हम सड़क पर न उतर आए। हम मध्यवर्गीय सभ्य लोग अभी मंदिर बना अयोध्या में, अब मोक्ष पा रहे महाकुंभ में। वक्त कहाँ है आप कदर के लिए? ये आप सब पर भी लागू होता है और हम पर भी। रोना हो तो रो, पाबंदी नहीं है। इस रुदन को रुदाली कहते हैं। ये रोने के लिए रोया जाता है, कीमत वसूल करके रोया जाता है, कमतरी के एहसास से नहीं। माहिर है हम अफसोस जतलाने में, अफसोस करने में नहीं, वरना क्या कुछ न कर गुजरते हम। हर कवि वरवर राव बन जाता, पर तब पुरस्कृत कौन होता? पुरस्कार लौटाकर यशस्वी कौन बनता? हम देश गढ़ने में लग जाते तो हमारी ख्याति कौन गढ़ता? लेखन की दुनिया सूनी हो जाती। कौन कहता है अपराध बोध, असंतुष्ट मन, क्रांति और रस का मिलन प्रेरक है रचना के? हम तो लोभ लिप्सा साथ काम चला लेते हैं। हमें कौन वरवर राव होना है? बहुत बहुत शुक्रिया मैम। वरवर राव बहुत ही क्रांतिकारी कवि हैं, माने जाते रहे हैं, और वरवर राव को स्मरण किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस कविता की बात मैंने बहुत विनम्रता पूर्वक मैम को कहूँगा कि पुनीत शर्मा की जो कविता है वो आधुनिक समकालीन दौर की कविताओं में
जो तू कौन है बे, ये सुनने में थोड़ा गड़बड़ लगता है, लेकिन इसमें भीतर का आक्रोश है। इतनी बेहतरीन कविता है कि मुझे 4-5 कविताएं अगर समकालीन दौर की कोई कहने के लिए, तो उसमें से एक कविता ये है, वो गूगल पे उपलब्ध है, आप पढ़ें और उस दौर के आंदोलन को इस कविता के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। मैम नासिना मैम से मेरा एक सवाल है। इनका एक बहुत महत्वपूर्ण इनकी किताब है राष्ट्र और मुसलमान, शायद इसी नाम से है ना, और इसमें बहुत ही आत्ममंथन, जिसको कहते हैं आत्मालोचन इसमें की गई है। और एक घटना जो आप सब लोग जानते हैं, साहबानों का मुद्दा जब वो हुआ था, तो उस समय जितने मुस्लिम नेता थे और इंटेलेक्चुअल थे, साहबानों के साथ खड़े नहीं, लेकिन मैडम ने बहुत साहस के साथ उस मुद्दे को स्त्री अधिकार और सशक्तिकरण से जोड़ने का उस लेख में किया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज 45 साल बाद क्या मुस्लिम चिंतन में, मुस्लिम नेताओं में, बुद्धिजीवियों में आज किस तरह का रुख है स्त्री अधिकार, मुस्लिम स्त्री अधिकार को लेकर के? एक्चुअली मेरी एक किताब है शरीयत लॉ को, खुदा की वापसी। तो खुदा की वापसी में जितने भी औरतों के बारे में कानून हैं, तो वो उनको रख के मैंने कहानी एक आम सी गूंथी है। तो सिर्फ इसलिए गूंथी थी कि वो दूर दूर तक जाए। लेकिन सच पूछिए तो जो हम लोगों का बचपन रहा है, उसमें हमें तालीम हासिल करनी थी। हमने मज़हब की गहराइयों में जाके अपने कानून को नहीं समझा। मैं भी नहीं कुछ जानती थी बहुत ज़्यादा। लेकिन जब ये सिलसिला शुरू हुआ शहरबानों का और महर का, तो हम लोग गली कूचों में जाते थे और जाके भाषण देते थे। 1-2 मरतबा हम लोगों पे हमला भी हुआ। लेकिन बाद में हम लोग समझ गए कि जज्बात से लड़ाई नहीं होती है, समझ से होती है। आप कानून अपने बारे में तो जानते नहीं कि शरीयत लॉ क्या है, और आप कह रहेंगे कि शाहबानों को उसका हक मिलना चाहिए। शाहबानों में जो सबसे बड़ी तकलीफ दे बात थी कि अगर उस वक्त राजीव गांधी झुक न जाते मुसलमान नेताओं की राजनीति की तरफ, तो आज मुस्लिम एकदम अलग तेवर से औरतें होती। लेकिन उस वक्त वो एकदम से घबरा गए। और ये घबराने का सिलसिला करता कौन है? ये वो जाहिल मौलवी हैं जिन्होंने इस्लाम को बहुत अच्छी तरह पढ़ा नहीं, और जिन्होंने पढ़ा है और जिनको सब इल्म है, जिस तरह मुस्लिम्स को है, वो इन लोगों से दूरी कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी खराबी होती है। वो सोचते हैं इन लोग जहालत का काम कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि 3 शादियाँ, कोई भी गलत काम जब रिवाज पा जाता है तो उसको कई नस्लें सही समझने लगती हैं। कुरान शरीफ अरबी में है, दुआएं अरबी में हैं, शरीयत अरबी में है, तो मानी बात है कि लोग वहाँ तक सब पहुँच नहीं पाते हैं। मुस्लिम्स के भी कई तबके हैं, कई सोच के इदारे हैं। तो उसमें होता ये है कि जो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, जो शरीयत पे बात कर सकते हैं, वो शरीयत के हिसाब से ही ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन वो लोग जो मौलवी के नज़रिए से ये सब काम करते हैं, वो एक दूसरे अंदाज से। और तीसरा वो है जो मौलवी के कब्ज़े में है। इन्होंने इनडायरेक्टली नाम लिया शाहबानों, ये शाहीन बाग का। देखिए, अगर मुस्लिम औरतें जिनमें जागरूकता आई, उन्होंने इस्लाम को पढ़ा और उनकी समझ में आ गया कि मस्जिद वो भी जा सकती हैं, निकाह वो भी पढ़वा सकती हैं, जनाजे में कंधा वो भी दे सकती हैं, वो सब कुछ कर सकती हैं।
और जिसने जिसने इल्म हासिल किया वो आगे बढ़ा। और शाहीन बाग को प्रोपेगेंडा, जो राजनीतिक प्रोपेगेंडा था, उसने ऐसा डरा के रखा था कि अच्छे अच्छे स्त्री विमर्श वाले भी ये कहते थे वहाँ पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन वहाँ पे पूरा हिंदुस्तान मौजूद था। और कहना नहीं चाहिए, मुस्लिम औरतों के चांद जैसे चेहरे मैंने इससे पहले नहीं देखे। इतने दमकते चेहरे थे और इतने कायदे से वो लोग बैठे थे, डिसिप्लिन ज़बरदस्त था, उसमें बोलने वाले थे। लेकिन उसका असर क्या हुआ, मौलवियों ने जब देखा कि मुस्लिम औरत ने उनको बायकॉट कर दिया है, ना फतवे के लिए पहुंची, ना किसी तरह की चीज़ के लिए पहुंची, तो उन्होंने एक दूसरा ड्रामा शुरू कर दिया। वो ड्रामा था कि मुस्लिम औरतों को फिर काबू में कैसे लाया जाए। तो उन्होंने मुसलमान औरतों के हक की बात करनी शुरू की कि अपने शौहरों से ये हक मांगो। और उसमें ये हो गया, यकीन जानिए कि घरों में इतनी लड़ाइयाँ होने लगी हैं और इतनी बदतमीज़ी से औरतें बर्ताव करने लगी हैं अपने शौहरों से, ये एक नई जंग की शुरुआत है। तो मुस्लिम औरत के लिए कहा जाता है कि सरकार ने बहुत कुछ कर दिया। और जेल, बहुत ही दिलचस्प बात है कि जिस मर्द को कांग्रेस के ज़माने में कह दिया गया कि अगर आप दूसरी शादी करेंगे तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तो लोग डरने लगे इनडायरेक्टली। लेकिन यहाँ पे तो मिस्टर जेल चले गए। अब उनकी कई बीवियाँ अगर हैं माशाल्लाह, तो वो सब फाका करेंगी, माँ बाप फाका करेंगे, तो ये कौन सा भैया इंसाफ हुआ। अब श्योर है कि शरीयत लॉ जो है वो हटा दिया जाएगा, जो और कॉमन कोड आएगा। ये सब बातें अफवाह में पतंग की तरह हैं। सबसे बड़ी बात है, ना होमवर्क हो रहा है ना कुछ हो रहा है। तो जो बात कही जा रही है कि साहित्य के ज़रिए क्या आप कर सकते हैं, मैंने महसूस किया कि ये जो किताब है खुदा की वापसी, इसके लिए नामवर सिंह साहब ने कहा कि नासरा की इस किताब का मैं विमोचन नहीं करूँगा जब तक पढ़ नहीं लूँगा। कुछ लोगों ने कहा कि वो बदल गई है और उनका झुकाव जो है इस्लाम की तरफ हो गया। बहुत लोगों को गलतफहमी रही है, उस वक्त माहौल मुल्क का इस तरह का था। लेकिन जब वो कहानियाँ पढ़ी गई तो यकीन करो कि मुस्लिम औरतों तक तो पहुँची ही नहीं, लड़कियों तक, क्योंकि हिंदी सबको तो उस ज़माने में इतनी नहीं आती थी जितनी अब आने लगी हैं। सबसे ज़्यादा मुतासिर हिंदू औरतें हुई हैं और जितने भी सेमिनार और इसके ऊपर प्रोग्राम हुए हैं वो नॉन मुस्लिम्स ने किए हैं। और उसमें मुझे मेरा कहना यही था कि आप जो हैं, पहले जो हक आपको धर्म ने दिया उसको लीजिए और उसके बाद उसकी कल्पना कीजिए जो आपको मिलने वाला है या नहीं मिला। तो जो सबसे बड़ी बात है हमारी हिंदू और मुस्लिम औरतों में, उन्होंने अपने धर्म का उस तरह, जिसे कहते हैं, अध्ययन नहीं किया है जिस तरह अपने विषय का, यानी कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज में किया है। आप धर्म की जो जड़ता है उसको हटाने के लिए भी तो आपको मालूमात होना चाहिए ना। और इस्लाम में और हिंदू धर्म में टाइम का बहुत बड़ा फासला है। जो सबसे लेटेस्ट धर्म है वो इस्लाम है। तो मानी बात है कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो प्रोग्रेसिव होंगी, साइंटिफिक होंगी। तो शाहबानों से जो सिलसिला शुरू होता है बेदारी का, जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि चीज़ ठीक से शुरू होती है, आंदोलन ठीक से शुरू होता है, लेकिन जब दूसरे लोग पावर में आते हैं तो स्थिति बदल जाती है। जैसे ईरान की है, ईरान में इस्लामिक आ गए और मूवमेंट था, कम्युनिस्ट और मौलवी साथ साथ थे। हिंदुस्तान में
बहुत ही दिलचस्प बात मुझे लगती है कि जब 1857 से 1947 तक बात होती है तो हिंदू अपने नेताओं की कुर्बानी की बात करता है और मुस्लिम अपने खोए हुए सिपाहियों की बात करता है या नेताओं की, जबकि दोनों एक साथ लड़े थे। और मुझे कोर्स के लिए कुछ गुमनाम सिपाहियों की, आज़ादी के गुमनाम सिपाहियों के लिए काम करना था। जो मैंने पढ़ा है तो मेरी आंखें खुलती चली गईं और तब मुझे समझ में आया कि लखनऊ के जो नागर जी थे, पता नहीं तुम लोग नाम नहीं जानते होगे उनका, ना उनका कुछ पढ़ा होगा तुमने, तो उन्होंने एक बात कही थी कि मुसलमान अपनी तारीख को अच्छी तरह नहीं जानते। तब मुझे महसूस हुआ कि नासा शर्मा तुम सबसे बड़ी जाहिल हो, तुम्हें जब अपने बारे में पता नहीं तो तुम्हें हक क्या है हक की बात करने का। तो आपको जो है धर्म से नफरत या धर्म से घबराहट, बल्कि धर्म को आप पढ़िए और उसकी चीज़ें छांटने की ज़रूरत है। तब आपके ऊपर राजनीति जो है अपना प्रभाव वो नहीं डालेगी। अब इस वक्त दो हिस्से हैं। ईरान में जहाँ से हिजाब शुरू हुआ है, वहाँ लड़कियाँ अपना बाल काट के कह रही हैं हम हिजाब नहीं करेंगे। यहाँ पे जो है वो चेहरा छुपाया जा रहा है। मुग़ल औरतें हैं, उनकी एक से एक रंगीन तस्वीरें हैं। रज़िया सुल्तान रही हैं, उनकी तस्वीरें रही हैं। और दूसरे ये है कि कहीं पे भी कहा नहीं गया है कि आप अपना चेहरा छुपाइए। हिजाब का मतलब दूसरा होता है। तो मुझे लगता है कि जो राजनीति है उसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि राजनीति अच्छे अच्छे आंदोलन को दबा देती है। और मुझे लगता है कि जो महव की बेदारी आई है तो वही हुआ है कि एक पक्ष में बेदारी आई है, एक पक्ष जो है वो मजलूम है क्योंकि उसमें बेदारी है औरतों में, लेकिन उनके शौहर ये कहते हैं मौलवी साहब ने ये कहा है, अगर तुम नहीं मानोगी तो हम तलाक देंगे। यहाँ तक हो गया है कि अगर आप एक फिरके से हैं, एक सोच से हैं इस्लाम के, और बहू दूसरे सोच से है, तो मौलवी तलाक तक दिलवा देता है। ये मैं बहुत अंदर की बात कह रही हूँ। तो जो राजनीति है उसको समझने के लिए और धर्म को समझने के लिए, क्योंकि पूरे विश्व में इस वक्त धर्म की ही अजीब तरह से व्याख्या की जा रही है और लड़ाई हो रही है। आपको दोनों को समझना होगा, वरना मेरे ख्याल से ये टॉपिक जो है ये बहुत ही गहरा है और बहुत ही अच्छा है। और जो कहा जा रहा है, मृदुला जी ने कहा, बहुत बड़े बड़े राइटर हैं जिन्होंने हिंदी में एमए नहीं किया है या इंग्लिश में एमए नहीं किया है, लेकिन उन्होंने लिखा है, या उनका सब्जेक्ट जो है वो कुछ और रहा है, वो कुछ और रहा है, लेकिन वो लिटरेचर था। उमर खयाम उनका दूर दूर तक था नहीं, शराब के उससे उन्होंने इरफान की बात की, शराब को कभी हाथ नहीं लगाया, कैलेंडर और इन सब चीज़ों को का आविष्कार हुआ। तो मेरे ख्याल से साहित्य सिर्फ टीचर पढ़े और हिंदी वाला ये कोई बात नहीं है। आपको इंसान जो बनाएगा वो लिटरेचर बनाएगा। पत्रकारिता आपको रोज़ाना जीने का सहारा देगी, क्योंकि आपको उठाएगी, समझ देगी। तो मुझे लगता है कि मैं एक बात है इस हॉल में, मैं मेरे ख्याल से 90s के शुरू में कमलेश्वर जी के साथ किसी प्रोग्राम में आई थी, तब मैंने कहा था कि शहर बहुत अजीब है। एक तरफ ताला बना के कुंजी घुमाता है और दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी खोल के उन तालों को खोलता है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों खूबियाँ जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं कि आप दोनों के ऊपर रहिए। और कुछ देर पहले हम लोग यही बात कर रहे थे कि हमारे ताले तो गायब हो गए, चाइनीज़ ताले जो हैं हम लोग खरीद रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
इतना जटिल और इतना कठिन सवाल का जितने विस्तार से और बहुत डूब करके उत्तर दिया है, हम समझ सकते हैं कि हमारे विद्यार्थी शोधार्थी से लेकर हम लोगों तक ने बहुत कुछ सीखा होगा। दरअसल आपने देखा होगा, मैम हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी और पश्तो इन सारे साहित्य की ज्ञाता हैं, बहुभाषाविद हैं। तो वो चीज़ें सारी भाषाओं से छन करके आती हैं, तो विचार की जो प्रगतिशीलता है वो इस चीज़ से भी आती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब हमारा, मैम आप कुछ कहेंगी? अब हमारा समय जो 5 मिनट का बचा हुआ है, वो समय हम फॉर्मेलिटीज़ में जो सम्मानित करेंगे उसके लिए है। और हाँ जी जी मैम। मैं फिरोज साहब को और उनकी जो वाइफ यहाँ बैठी हैं उनको मैं ख़ास तौर से धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा थर्ड जेंडर पे काम किया। मैं 90s के शुरू में मैं आपको बताऊं कि मैंने एक प्रोग्राम किया था शहनाज यूसुफजई के साथ, और उसमें हम लोगों ने तरह तरह से इंटरव्यू लिए थे, धोबियों से, कुम्हारों से, और हम लोग किसी तरह पहुंच गए शहनाज, मतलब तब हिजड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, वहाँ पे हम लोग पहुँच गए और उसका खूब बड़ा सा हमने इंटरव्यू लिया। बहुत ही खूबसूरत औरत थी वो दिखने में, और उसके बाल एकदम घुटनों तक। लेकिन जब वो पूरा वीडियो बन के गया तो डायरेक्टर ने कह दिया कि हम इसको नहीं दिखाएंगे। इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमारे ऊपर बौछार होगी कि अब हिजड़े आने लगे हैं टेलीविज़न पे। लेकिन वक्त ने क्या छलांग लगाई है। डांसर हैं वो देखिए, टीचर हैं वो देखिए, और हमदर्दी में जो लिखे हैं नॉवेल, चाहे वो राही मासूम रज़ा ने लिखे हैं, चाहे वो हम लोग ज़्यादातर मतलब हमदर्दी में ही विषय उठाते हैं। हाँ, लेकिन जिन लोगों ने वहाँ पे डूब के अपने दर्द को उकेरा है वो भी बहुत ही मतलब, ऐसे तो दलितों ने भी लिखा है, दलित किरदार भी हमारे यहाँ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अभी भी अंदर से थोड़ा सा परेशान तो होती हूँ थर्ड जेंडर को देख के, और उनका पूरा सच है। हमें अंदर की ये जो जड़ता है इसको तोड़ना पड़ेगी, और तुम लोग तोड़ सकते हो क्योंकि अभी छोटे हो। धन्यवाद मैम। अभी हमारा समय समाप्त होता है। कुल मिलाकर के जो बातें हुई हैं उनसे मुझे 2 पंक्तियां याद आ रही हैं। फैज़ अहमद फैज़ साहब याद आ रहे हैं कि वो जिसका इंतज़ार था या वह शहर तो नहीं। ये जो उदासी है कि साहित्य पढ़ के भी नहीं हो रहा है, लेकिन फिर तत्काल मुझे शाहिर याद आते हैं कि वो एक अनोखी दुनिया की बुनियाद उठाई जाएगी, वह सुबह कभी तो आएगी। हम इस उम्मीद में रहें कि साहित्य और हमारा व्यवहार, हम साहित्य पढ़ें और उसके अनुसार से अपना परिवर्तन करें। बहुत 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 शुक्रिया तीनों